तो सबसे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो कौन सा है? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। दूसरा जो है वह लेविस-वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, जिसे हम बच्चों के अधिगम एवं विकास के समाजो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का सिद्धांत के अंतर्गत जानते हैं। ठीक, तो आज हम जानेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या होता है और यह किस प्रकार परिभाषित करता है संज्ञानात्मक विकास को। ठीक, तो इस सिद्धांत में हम कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। संज्ञानात्मक विकास, ये संज्ञानात्मक विकास जो है वह क्या होता है कि संज्ञान मतलब कि किसी विषय वस्तु के बारे में हमारे अंदर किस प्रकार से समझ विकसित होती है। ठीक, या नए ज्ञान की प्राप्ति हम किस प्रकार से कर पाते हैं। ठीक, हमारी यानी कि जो बौद्धिक क्षमता है किस प्रकार से विकसित होती है, हम किसी नई विषय वस्तु के बारे में किस प्रकार से समझ विकसित कर पाते हैं स्वयं के अंदर, वह क्या है इस सिद्धांत के अंदर बताया गया है। ठीक, तो अभी हम इसको विस्तार जानेंगे और इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो आज हम जानेंगे पहला जो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। किसके बारे में जानने वाले हम? जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के बारे में। तो जीन पियाजे जो है पहले हम इनके बारे में जानते हैं थोड़ा क्या है। जीन पियाजे जो है इनका जीवन काल 1896 से 1980 रहा है। इनका जीवन काल जो है वो 1896 से 1980 रहा है। और ये कहाँ के विद्वान थे? यह स्विट्जरलैंड के विद्वान थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में। ठीक, और ये जो है वह जीव विज्ञान के विद्यार्थी थे। जीव विज्ञान के कौन थे? विद्यार्थी। जीव विज्ञान के विद्यार्थी थे। दूसरा क्या है? दर्शन और मनोविज्ञान में भी ये अपनी रुचि रखते थे। दर्शन और मनोविज्ञान में भी ये अपनी रुचि रखते थे और जीव विज्ञान के क्या ये विद्यार्थी थे। ठीक, अब जीन पियाजे के अंदर संज्ञान के क्षेत्र में कैसे रुचि विकसित हुई और कैसे इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, तो इसके बारे में जानते हैं। क्या है? अल्फ्रेड बिने प्रयोगशाला के अंतर्गत जब बुद्धि लब्धि संबंधित परीक्षण कार्य पर शोध किया जा रहा था, तब ये क्या है अपनी सहभागिता दे रहे थे वहाँ पर। ठीक, बुद्धि लब्धि परीक्षण संबंधी सहयोग कार्य में क्या कर रहे थे? अपनी सहभागिता दे रहे थे। तो जीन पियाजे उस टाइम पे इनको क्या है संज्ञान के क्षेत्र में रुचि जागृत हुई। संज्ञान के क्षेत्र में जब इन्हें रुचि जागृत हुई तो इन्होंने इसका अध्ययन किया और इसके क्षेत्र में संज्ञान के क्षेत्र में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक, तो जानते हैं आगे हम। अगर क्लास पसंद आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे क्या है आने वाली टॉपिक आपको सफलतापूर्वक प्राप्त हो सके। तो इस सिद्धांत को जो है जीन पियाजे ने दो मुख्य बिंदुओं में प्रस्तुत किया है। तो वो दो मुख्य बिंदु कौन से हैं? पहला है संज्ञानात्मक विकास की केंद्रीय प्रक्रियाएं। ठीक, पहला मुख्य बिंदु क्या है? संज्ञानात्मक विकास की केंद्रीय प्रक्रियाएं। दूसरा मुख्य बिंदु है संज्ञानात्मक
विकास की अवस्थाएं केंद्रीय प्रक्रियाओं के अनुसार ही क्या है, इन्होंने अवस्थाओं के अंदर क्या है, संज्ञानात्मक विकास को परिभाषित किया है। ठीक, तो संज्ञानात्मक विकास की केंद्रीय प्रक्रिया कौन कौन सी हैं? संगठन की पद्धतियां, दूसरा है अनुकूलन, तीसरा है संतुलन, संतुलन या साम्य धारण। ठीक, तो संगठन की पद्धतियां क्या होती हैं? बच्चा जो है जन्म से ही अपने विचारों को नियोजित करने की आदत के साथ जन्म लेता है। ठीक, जैसे कि किसी भी विषय वस्तु को देखने पर बच्चे के अंदर अनेकों प्रकार के विचार क्या है, नियोजित होने लगते हैं। देखने के पश्चात क्या है, किसी विषय वस्तु देखने के पश्चात अनेकों विचार जब नियोजित होने लगते हैं, उससे उस ज्ञान को प्राप्त करने से पहले कि ये क्या है, तो वही क्या है, विचारों का नियोजन होता है। ठीक, अभी संगठन की पद्धतियाँ कैसे होती हैं ये? अभी जैसे मान लीजिए रमन एक बच्चा है और वह किसी कुत्ते को पहली बार देखता है। ठीक, उसकी पूंछ और उसके चार पैर और उसके भौंकने की आवाज़ वह सुनता है, तो वह क्या है, उस कुत्ते का ज्ञान बच्चे के अंदर नहीं होता है, वह क्या उसकी पद्धतियाँ देख पाता है। ठीक, जैसे कि उसकी रोएदार पूंछ है, चार पैर हैं और भौंकने की क्या उसकी आवाज़ है। अब माँ के द्वारा उसे बताए जाने पर बच्चे को कि यह एक कुत्ता है, ठीक, माँ के द्वारा बताए जाने पर कि यह एक कुत्ता है, तो रमन के क्या है, एक नए ज्ञान की प्राप्ति होती है और यह क्या है, ज्ञान को संगठित कर पाता है, यानी उसको ज्ञान उसकी पद्धतियाँ विकसित हो जाती हैं कुत्ते को पहचानने संबंधित। तो अगली बार जब रमन किसी को अन्य कुत्ते को देखेगा तो वह उसको तुरंत पहचान जाएगा कि यह एक कुत्ता है। ठीक, क्योंकि उसी के जैसी पद्धतियाँ उसके अंदर विकसित होंगी और वह क्या है, अगले कुत्ते को आसानी से पहचान पाएगा। तो उसको क्या है, यहाँ ज्ञान के संगठित होता है और इस तरह ज्ञान की पद्धतियाँ बच्चे के अंदर विकसित होती हैं, जिसे हम संगठन की पद्धतियों के अंतर्गत समझते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, अनुकूलन। अनुकूलन में भी क्या है, तीन मुख्य बिंदु हैं: आत्मसातकरण, समायोजन, तीसरा है विकेंद्रीकरण। यहाँ समझिए आत्मसातकरण किसे कहते हैं। आत्मसातकरण के अंतर्गत क्या होता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। ठीक, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। जैसे मान लीजिए रमन ने बिल्ली की समझ उसके अंदर विकसित हो गई हो, जैसे कि रमन बिल्ली की समझ जब विकसित कर लेता है और जब अन्य दूसरी बार जब काली बिल्ली को देखता है तो क्या है, वह तुरंत पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ता है। ठीक, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना ही क्या है, आत्मसातकरण होता है। क्या है कि जैसे पहले सफ़ेद बिल्ली की समझ उसके अंदर जब विकसित है या उसकी पद्धतियाँ उसके अंदर विकसित हो गई हैं, उसकी समझ उसका ज्ञान उसको प्राप्त है कि यह एक बिल्ली है, इसके रोएदार पूंछ है, चार पैर हैं और ये क्या है, म्याऊं की आवाज़ निकालती है। तो अगली बार जब रमन काली बिल्ली को देख रहा होता है, ठीक, तो वह क्या है, उसी के जैसी पद्धतियाँ विकसित होती हैं और क्या वो पुराने ज्ञान को, सफ़ेद बिल्ली वाले ज्ञान को अपने क्या नए ज्ञान से जोड़ के देखता है, तो वह क्या उसकी समझ विकसित कर लेता है और पहचान पाता है कि ये भी एक बिल्ली है। तो ये क्या होता है, आत्मसातकरण। इसमें क्या होता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ के देखना होता है। ठीक, दूसरा क्या है, समायोजन। समायोजन में क्या होता है, पूर्व ज्ञान को बदलकर नए ज्ञान में समायोजित करना, यानी कि अनुकूलित करना। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ अनुकूलित करना या बदलना होता है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में बदलना। ठीक, जैसे कि रमन ने कुत्ता पहचानने की पद्धति विकसित कर ली, यानी कुत्ते की समझ जब रमन के अंदर विकसित हो गई तो वह क्या है, अगली बार जब मान लीजिए बिल्ली को देखता है तो बिल्ली को देखने पर क्या है, वह वो देख पाता है कि उसके भी चार पैर हैं और रोएदार पूंछ है, और लेकिन उसकी आवाज़ में अंतर है। जहाँ रमन क्या अपने पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में
बदलेगा। तो क्या है, पुरानी पद्धतियों में पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में बदलना या अपने आप को पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ अनुकूलित करना होता है, उसे क्या होता है, समायोजन। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से में समायोजित करेगा। ठीक, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में समायोजित करता है। ठीक, अब क्या आता है, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण में क्या होता है, किसी भी विषय वस्तु या समस्या के बारे में अलग अलग तरीके से सोच पाने की प्रक्रिया। ठीक, जैसे मान लीजिए सकारात्मक और नकारात्मक व्यक्ति हैं, तो उनके क्या है, उनकी योग्यता के आधार पर अलग अलग तरीके से उन्हें समझ पाने की योग्यता विकसित हो पाती। तब हम क्या है, समझ पाते हैं कि सकारात्मक व्यक्ति कौन है, नकारात्मक व्यक्ति कौन है। अब मान लीजिए जैसे कि एक ही प्रजाति के दो पशु, बिल्ली और चीता। ठीक, अब एक घरेलू जानवर है बिल्ली और दूसरा जंगली। ठीक, तो क्या है, इन दोनों को उनकी योग्यता के आधार पर अलग अलग तरह से समझ पाने की योग्यता तो विकसित होना क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता है। ठीक, हमारा तीसरा मुख्य बिंदु आता है संतुलन या साम्यतारण। संतुलन या साम्यतारण क्या होता है, आत्मसातकरण और समायोजन की बीच की प्रक्रिया है ये। अभी जैसे हमने आत्मसातकरण में देखा था, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। ठीक, अब इसके पश्चात समायोजन यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में समायोजित करना। अब जैसे मान लीजिए रमन ने कुत्ते को देखा और कुत्ते को समझ पाने की उसकी योग्यता विकसित हो चुकी है। अब वह क्या है, नए जानवर बिल्ली को देखता है, तो क्या है, वह दोनों में समायोजन नहीं कर पा, दोनों में ज्ञान को जोड़ता है कि जैसे मान लीजिए और उसकी रोदार पूंछ है बिल्ली को भी कुत्ते की तरह और 4 पैर हैं, लेकिन उसकी आवाज़ में अंतर है। तो यहाँ क्या है, रमन को असंतुलन की प्राप्ति हुई। असंतुलन की प्राप्ति जब होती है तो वह क्या है, संतुलन प्राप्त करने के लिए प्रयास करेगा और बिल्ली की समझ विकसित करने या उसके ज्ञान को प्राप्त करने की वह कोशिश करेगा। तो अपने पूर्व ज्ञान को जब नए ज्ञान से जोड़ के देखता है और जब बिल्ली की समझ वह क्या है, विकसित कर पाता है। ठीक, तो वह क्या है, उसको संतुलन की प्राप्ति होगी रमन को। जब वह क्या, बिल्ली की समझ विकसित होगी तो रमन को क्या, यहाँ संतुलन की प्राप्ति होती है। तो ये क्या है, इसी को संतुलन कहा गया है। और जब संतुलन प्राप्ति हो जाती है तो इसे साम्यतारण बोला जाता है। ठीक, तो यह आत्मसातकरण और समायोजन के बीच की प्रक्रिया है। ठीक, अब जीन पियाजे के केंद्रीय प्रक्रिया के अंतर्गत आत्मसातकरण, समायोजन और संतुलन को रखा गया है। ठीक, अब इन्हीं के आधार पर संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी। ठीक, अब संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 4 अवस्थाएं बताई हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली 3 अवस्थाएं जो हैं वह जन्म से लेकर 11 वर्ष की आयु तक हैं और बाकी चौथी अवस्था जो है वह क्या है, उच्चतम अवस्था मानी गई है। ठीक, संज्ञानात्मक विकास की उच्चतम अवस्था मानी गई है जो 11 वर्ष से लेकर पूर्णावस्था तक चलती है। ठीक, यानी पूर्व किशोर अवस्था से पूर्णावस्था तक रहती है। तो ये अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, पहली संवेदी पेशीय अवस्था या इंद्रिय क्रियात्मक अवस्था। इंद्रिय क्रियात्मक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था को इंद्रिय क्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है। दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी अवस्था जो है, चलो अब इसके बारे में जान लेते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को प्राक परिचालक अवस्था भी कहते हैं। तीसरी अवस्था जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को प्रत्यक्ष
परिचालक अवस्था भी कहते हैं। ठीक, चौथी अवस्था जो है औपचारिक परिचालक अवस्था होती है। चौथी अवस्था जो है वह कौन सी है? औपचारिक परिचालक अवस्था। इनको क्या है, किस किस समय में विभाजित किया गया है? तो संवेदी पेशीय अवस्था जो है वह जन्म से लेकर जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। यह अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज कहलाती है। ठीक, सेंसरी मोटर स्टेज की होती है। और इसमें क्या है, बच्चा अपनी ज्ञान इंद्रिय कौन कौन सी होती है हमारी? 5, आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा के माध्यम से क्या है, सीखता है। ठीक, ज्ञान प्राप्त किससे होता है? आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा से, यानी कि हमारे 5 ज्ञान इंद्रियों से। और वस्तु स्थायित्व का गुण यहाँ बच्चों में होता है। ठीक, वस्तु स्थायित्व का यहाँ का गुण पाया जाता है। ठीक, तो ये तो हमारी संवेदी पेशीय अवस्था हो गई। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी मुख्य 3 बिंदु दिए गए हैं, जो किस प्रकार हैं? पहला जीववाद, दूसरा अहम केंद्रिता, तीसरा अपलरावी। और ये अवस्था जो है वह 2 से लेकर 7 वर्ष के बीच की अवस्था है। ठीक, ये क्या है? 2 से लेकर 7 वर्ष के बीच की अवस्था है। तो जीववाद क्या होता है कि बच्चा जो है वह सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। ठीक, सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। अगर बच्चा ज़मीन पर गिरता है तो वह क्या है, ज़मीन को मारने पर भी खुश हो जाता है। ठीक, तो यह क्या है? जीववाद के अंतर्गत आता है। दूसरा अहम केंद्रिता। यहाँ बालक जो क्या है, वह जो सोचता है या जो वह कर रहा होता है उसे वही ठीक लगता है। ठीक, यानी कि उसे लगता है वही सही है, बाकी सब गलत है। तो ये क्या है? अहम केंद्रिता है। अपलरावी में क्या होता है? बच्चे के अंदर मुद्रा संप्रत्यय, भार, दूरी, ऊंचाई आदि इस तरह के गुण क्या है, विकसित नहीं हो पाते हैं। अभी जैसे मान लीजिए हमने बच्चे को बताया कि 1 और 2 को जोड़ने पर 3 होता है। बच्चा ये सीख गया कि 1 और 2 को जोड़ने से 3 होता है। तो अगर हम उससे पूछेंगे 2 और 1 को जोड़ने पर कितना होगा, तो ये क्या है, बच्चे के अंदर इतनी समझ विकसित नहीं हो पाती है कि 2 और 1 को जोड़ने पर भी 3 ही होगा। ठीक, इस तरह के गुण क्या है, बच्चे के अंदर का अभाव रहता है। मूर्त संक्रियात्मक कौन सी रहती है हमारी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चा जो है सामने रखी हुई वस्तु को देखकर ही कुछ कर पाएगा। ठीक है ना, अगर सामने उसके कोई चीज़ रखी है विषय वस्तु तो उसको देखकर ही वह क्या है, कुछ कर पाता है। तो ये हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंदर आता है। दूसरा जो है अपलरावी का गुण, जैसे कि मुद्रा संप्रत्यय, भार, दूरी, ऊंचाई आदि के गुण क्या है, यहाँ बच्चे के अंदर विकसित हो जाते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। ठीक है ना, जैसे 1 और 2 को जोड़ने से 3 होता है तो बच्चा समझ पाएगा कि 2 और 1 को जोड़ने से भी यहाँ 3 ही होगा। ठीक है ना, इस तरह का गुण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे के अंदर आ जाता है। लास्ट है हमारी औपचारिक परिचालक अवस्था। औपचारिक अभी जिस 7 से लेकर हमारी क्या 11 वर्ष तक होती है, और औपचारिक परिचालक अवस्था जो है 11 से लेकर प्रौढ़ावस्था तक। ये अवस्था हमारी 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होती है। ये जो है यह संज्ञानात्मक विकास की उच्चतम अवस्था है। ठीक है ना, औपचारिक परिचालक अवस्था जो है इतना याद रखना है कि संज्ञानात्मक विकास की सबसे उच्चतम अवस्था कौन सी है? औपचारिक परिचालक अवस्था। इसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो है परिचालक चिंतन का गुण विकसित हो जाता है। ठीक है ना, परिचालक चिंतन का गुण विकसित हो जाता है, और यह क्या है, यही धीरे धीरे अमूर्त चिंतन करने के योग्य बालक हो पाता है। ठीक है ना, धीरे धीरे क्या है, अमूर्त चिंतन करने के योग्य हो पाता है। ठीक, जैसे कि न्यायवाद या साइलेगिज्म के बारे में हमने पढ़ा है और हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्या होता है, जैसे कि कथन है सभी मनुष्य मरणशील है। सभी मनुष्य मरणशील है। सुकरात
एक मनुष्य है, तो हम उस चिंतन के द्वारा यह उत्तर प्राप्त कर पाएंगे कि जैसे मान लीजिए सभी मनुष्य मरणशील हैं, और सभी मनुष्य हैं वो सब क्या मरणशील हैं, और सुकरात एक मनुष्य है, तो मनुष्य क्या है, सुकरात है कि जब मनुष्य है तो जब मनुष्य सब मरणशील हैं तो सुकरात भी क्या है मरणशील है। अभी एक तरह से आप ऐसे समझिए जैसे सभी मनुष्य हो गए जी, सभी कौन हो गए मनुष्य, और ये कौन है सब मरणशील हैं, मरणशील मनुष्य हैं, ठीक है ना, सभी क्या है मरणशील हैं, सभी मरणशील हैं, ठीक है ना, ये सब मरणशील हैं। दूसरा है सुकरात, अब सभी मनुष्य हैं तो ये मनुष्य के अंदर क्या सुकरात भी क्या है एक मनुष्य है, ये कौन है सुकरात, सुकरात क्या एक मनुष्य है, और जब सभी मनुष्य मरणशील हैं तो सुकरात क्या मरणशील है। इसका आंसर होगा सुकरात सुकरात क्या है मरणशील है। इस तरह की गुण पद्धति क्या है, इस तरह की गुण पद्धति क्या है विकसित हो पाती है। दूसरा क्या है, गणित और व्याकरण में अमूर्त चिंतन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, गणित और व्याकरण में उच्च अमूर्त चिंतन की आवश्यकता होती है। किसमें, गणित और व्याकरण में उच्च अमूर्त चिंतन की आवश्यकता पड़ती है या होती है। ठीक है।